अच्छा, अब एक और ज़बरदस्त चीज़, सबसे पहली अवामी लाइब्रेरी और बहुत सारी ज़ाती लाइब्रेरीज़ यहाँ बगदाद में थी। अम, रोम और सिकंदरिया, अलेक्ज़ांड्रिया में लाइब्रेरीज़ होती थी, लेकिन इस पैमाने पे नहीं थी, जिस पैमाने पे बगदाद में थी, ख़ास तौर पे ज़ाती लाइब्रेरीज़। वहाँ कुछ लोग इतने खुशहाल थे और उनको इल्म हासिल करने का इतना शौक था कि उन्होंने बहुत सारी किताबें इकट्ठी की और अपनी ज़ाती लाइब्रेरीज़ बनाई और अवामी लाइब्रेरी जो है, वो बहुत ही बड़े पैमाने पे थी। एक ज़ाती लाइब्रेरी एक बंदे की वो कहता है कि उसके पास इतनी किताबें थी कि 140 ऊँटों पे उन किताबों को लादना पड़ेगा अगर उसकी लाइब्रेरी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़े। फिर एक और बंदा था, उसके पास इतनी किताबें थी उसकी ज़ाती लाइब्रेरी में कि उसकी सिर्फ़ जो फ़हरिस्त थी, वो 10 जिल्दों में थी कि वो कौन-कौन सी किताबें सारी फ़हरिस्त 10 जिल्दों में थी। और अगर वो मुंतकिल करना चाहता अपनी लाइब्रेरी को एक जगह से दूसरी जगह, तो 400 ऊँटों पे उसको अपनी सारी किताबें लादनी पड़ती। इतनी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ थी वहाँ पे। फिर बगदाद में स्टोरी टेलिंग सेंटर्स यानी कि कहानी सुनाने के सेंटर थे। अब ज़ाहिर है उस वक़्त टीवी तो था नहीं, एंटरटेनमेंट तो बहुत ही महदूद किस्म की थी। तो एक एंटरटेनमेंट ये थी कि ये स्टोरी टेलिंग सेंटर्स, कहानी सुनाने के सेंटर, वहाँ लोग जाते थे कहानियाँ सुनने के लिए। और 2 किस्म की कहानियाँ वहाँ आम तौर पे सुनाई जाती थीं। एक तो इख़्लाक़ी इख़्लाक़ आमेज़ कहानियाँ, मोरलिस्टिक स्टोरीज़ वहाँ सुनाई जाती थी। और दूसरी नाइट स्टोरीज़ यानी कि रात को सुनने वाली कहानियाँ, मसलन ड्रामे कहानी के तौर पर सुनाई जाती थी। फिर सबसे पहले स्कूल और मदरसे वो यहाँ पर तामीर की गई और शुरू की गई और ये मदरसे बाद में यूनिवर्सिटियों में तब्दील हुई और इन यूनिवर्सिटीज़ की बुनियाद पे यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ को बनाया गया। ये बेसिस थी यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ की, बगदाद में पहले आई हैं। हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये वेस्ट से आई हैं, लेकिन ये सिर्फ़ मग़रिब से नहीं, मग़रिब ने इस्लामी ख़िलाफ़त से ये चीज़ें काफ़ी सारी सीखी। तो इस हिकमत के घर की वजह से अक़ल और ईजाद का मुआशरा पैदा होना शुरू हो गया। ठीक है? यही चाहता था अल-मामून के अक़ल और ईजाद से तरक्की हो और इंसानियत इसका फ़ायदा उठा सके। अच्छा, अब यहाँ पर एक साइंस सेंटर भी था, ठीक है? साइंस सेंटर में ऑब्ज़र्वेटरी थी जो मैंने पहले जिसका ज़िक्र किया, अस्पताल था, लाइब्रेरी थी और रिसर्च होती थी यहाँ पे। रिसर्च इतनी ज़रूरी चीज़ है। अब देखें, जितने भी ममालिक जब तरक्की करते हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च में होता है। अगर तालीमी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, तालीमी इदारे, अगर वो रिसर्च ना करें, तो कोई भी इल्म जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये रिसर्च की बुनियाद पे आगे बढ़ता है, ठीक है? हम और रिसर्च कैसे की जाती है? तहकीक से की जाती है, एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बे से की जाती है। आप कहते हैं कि अच्छा ये जो है इंसानी दिमाग इस तरीके से काम करता है। आप सबसे पहले सोच एक अपनाते हैं। फिर आप कहते हैं कि अच्छा पर इस सोच को मैं साबित किस तरीके से करूँ, ठीक है? और फिर आप उस पे तहकीक करते हैं और फिर आप साबित करते हैं कि अच्छा इंसानी दिमाग जो है मिसाल के तौर पे ये सिर्फ़ अक़ल पे नहीं, जज़्बात पे भी चलता है ना? हालाँकि साइंस हमें ये कहती है कि हम जज़्बाती पहले हैं और अक़ल बाद में आती है। हमारा दिमाग का जो हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स माथे के पीछे, ये रैशनल दिमाग है, अक़ल का दिमाग वाला हिस्सा है और जो जज़्बाती हिस्सा है वो अमिगडाला है दिमाग के बीच में। हम समझते हैं कि अक़ल जो है वो हुकूमत करता है हमारे दिमाग पे, लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि जज़्बात जो है वो हमेशा पहले जज़्बात आते हैं, उसके बाद अक़ल आती है। तो इसलिए ये मैंने मिसाल दी आपको, ये सब चीज़ें रिसर्च की बुनियाद पे पता लगती हैं हमें। तो जिस मुल्क में, जिस शहर में रिसर्च को तरजीह दी जाती है, वो शहर, वो मुल्क तरक्की करता है। तो अल-मामून ने रिसर्च सेंटर बनाया और मुख्तलिफ चीज़ों पे रिसर्च करते थे। इस रिसर्च की बुनियाद पे मुख्तलिफ चीज़ों में तरक्की हुई। मेटाफिज़िक्स, ट्रिग्नोमेट्री, राइट? मैथमेटिक्स, ये अलजेब्रा, थियोलॉजी, मज़हबी अमूर पे
जियोमेट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी यानी कि दवाइयाँ, इन सब चीज़ों पे रिसर्च होती थी इस साइंस सेंटर में। अब देखें, ये हम बात कर रहे हैं 800 कुछ की, 1000 साल से भी पहले की बात है ये। अच्छा, अब ये जब रिसर्च होते थे और मुख्तलिफ माहिरीन जो दुनिया से आते थे, ये ऐसा नहीं था कि एक फिजिक्स का माहिर है वो सिर्फ फिजिक्स में रिसर्च कर रहा है, और एक बायोलॉजी का माहिर है, एक ट्रिग्नोमेट्री का माहिर है, एक अलजबरा का माहिर है, ऐसा नहीं है। ये स्कॉलर्स उस जमाने में इस तरीके से होते थे, ये बहुत सारे शोबों के, बहुत सारे मजामीन के माहिर होते थे। तो कोई एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा है तो वो, या पढ़ा रहा है या उसको उसके बारे में इल्म है, तो वो मैथमेटिशियन भी है, तो वो फिजिशियन भी है, तो उसको मज़हब के बारे में भी पता है। तो ये बहुत सारा क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च जो होती थी, इसकी वजह से भी बहुत साइंस ने फ़रोग़ पाया उस ज़माने में। और ये जो माहिरीन थे, ये ट्रांसलेटर भी थे। तो ये मुख्तलिफ ज़ुबानें भी समझते थे, और अरबी में ये ट्रांसलेट भी करते थे। और उस ज़माने के माहिरीन को ये फ़र्क नहीं था या ये खौफ नहीं था कि ओहो, हम अगर ये रिसर्च करेंगे तो ये कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं हम कोई चीज़ दरियाफ़्त करेंगे। वो खुले दिमाग से, और अल मामून ने ये कल्चर वहाँ बनाया था कि वो खुले दिमाग से बेफ़िक्र होकर रिसर्च करते थे, और इसी तरीके से इस रिसर्च की बुनियाद पे भी उनका ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो जाता था, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च की चीज़ें जो हैं, उससे पता लगता है जो कुरान में जो चीज़ें लिखी हैं वो सही लिखी हुई हैं। तो ईमान हमारा और ज़्यादा पुख्ता होता है रिसर्च करने की वजह से। अब अगले 4 सदियों तक इस तरह के नए इदारे आते गए। अब हिकमत के घर भी रिप्लेस हो गया, इस तरह के कई हिकमत के घर और अलूम के घर वो खुले बगदाद में। बगदाद में कुछ और चीज़ें जो कि खुली अगले 400 साल के दौरान। 10वीं सदी में सबसे पहला दुनिया का बड़ा शहरी अस्पताल खोला गया, बड़े पैमाने पे शहरी अस्पताल। 2 मदरसे थे जो कि फिर बाद में यूनिवर्सिटीज़ बनी। एक 11वीं सदी में यूनिवर्सिटी बनी है, इसका नाम था निज़ामिया, और एक 13वीं सदी में वो मदरसा यूनिवर्सिटी बनी, इसका नाम था मुस्तनसिरिया। इस मुस्तनसिरिया यूनिवर्सिटी में ट्यूशन जो है वो नहीं ली जाती थी, ये बिल्कुल मुफ्त यहाँ पे पढ़ाई होती थी। यहाँ पर मेडिकल केयर आपको, तिब्बी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आपको मुफ्त में मिलती थी, और आपको मुफ्त में वहाँ रिहाइश और खाने-पीने को मिलता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि एक शहर में एक यूनिवर्सिटी है, और वो अब अगर इस तरह की आपको सहूलतें मिलें, तो दुनिया से कौन नहीं आएगा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ठीक है, मुफ़्त में आपको पढ़ाई करने को मिल रही है और रिसर्च भी हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक आप समझें मैग्नेट था दुनिया के टैलेंट को अट्रैक्ट करने का बगदाद में। ऑब्ज़र्वेटरीज़ थी, एक मशहूर ऑब्ज़र्वेटरी शमसिया का नाम था, और कुछ ज़ाती ऑब्ज़र्वेटरीज़ थी फ़ल्कियात को स्टडी करने के लिए। अल हसन एक मशहूर फ़ल्कियात के एक्सपर्ट थे, और मूसा भाई, ये जो 2 भाई थे एस्ट्रोनॉमर्स, फ़ल्कियात के माहिर, इनके घरों में भी ऑब्ज़र्वेटरीज़ थे। 13वीं सदी तक, अब ये 1200 कुछ की बात चल रही है, 13वीं सदी तक बगदाद में 36 अवामी लाइब्रेरीज़ थी, पब्लिक लाइब्रेरीज़। और 100 बुक सेलर्स थे। मैंने बताया था ना, कागज़ को बड़े पैमाने पे पैदा करना शुरू कर दिया था। 100 किताबों की दुकान थी वहाँ पे। अब किताबों की दुकान है तो ज़ाहिर है इल्म जो है, लोग पढ़े लिखे हैं, वो किताबें खरीदेंगे। ज़ाहिर है डिमांड थी तो 100 दुकानें थी ना। तो ये मुआशरा अब आप देख लें किस कदर मुख्तलिफ था बाकी पूरी दुनिया से। बाकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। इस्लामी खिलाफत में ये चीज़ें चल रही थी। ये बहुत ही नफीस और जदीद किस्म का शहर था, और अब 10वीं सदी तक, यानी कि 900 कुछ तक, ये एक बहुत ही नफीस और जदीद किस्म का शहर बन चुका था बगदाद पूरी दुनिया में। अच्छा, अब एक ज़बरदस्त बात अदब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से। बगदाद जो हब था वो एक बहुत ख़ास ख़ासियत थी इसमें, इसलिए कि एक तो ये इस्लाम का दारुल ख़िलाफ़ा था, ठीक है? अरबी यहाँ की ज़ुबान थी, और जैसे आपको मालूम होगा कुरान के मौज़ों में से एक मौज़ा है कि ये किस तरीके, इसका जो स्टाइल है लिखने का, ये बहुत यूनिक, बहुत ख़ास इसका स्टाइल है, जो कि आम अरबी में नहीं देखी जाती। ये एक मौज़ों में से मौज़ा है, इसीलिए चैलेंज जो है कुरान में कि इस जैसी एक सूरत ले आओ।
اور اپنوں میں سے اور جنوں میں سے جج جو ہے وہ مقرر کرو، اور اگر اس جیسی ایک صورت بھی اگر لا سکو تو اس کی کوشش کر لو، اور نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انسان سے کہ وہ خود قرآن کی حفاظت کرے گا، اور اس حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ معجزہ ہے، اس کی زبان عربی جو قرآن کی ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اب جو عربی زبان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی عربی زبان جو ہے وہ عروج پہ تھی، اور عربی شاعری جو ہے وہ عروج پہ تھی، لوگ جو ہے شاعری بہت کرتے تھے، پسند کرتے تھے، ادب بہت پسند کرتے تھے۔ ام، اب اسی طرح فارس میں بھی شاعری بہت مشہور تھی، فارسی زبان میں۔ تو بغداد میں دونوں چیزیں تھیں، کیونکہ فارس بھی جو ہے اب خلافت کے علاقے میں آ چکا تھا، تو فارسی شاعری اور عربی شاعری، تو یہ دونوں عرب کے لوگ اور فارس کے لوگ ادبی معاشرے تھے، تو اس کی وجہ سے ادب نے بہت عروج پایا، بہت ترقی کی، کہانیوں کی صورت میں، خبروں کی صورت میں، اور واقعات کی صورت میں لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے اور شاعری لکھتے تھے، اور شاعری کے ٹاپکس جو تھے، مضمون، وہ یہ چیزیں ہوتی تھی، کہانیاں، خبریں اور واقعات۔ اور اس زمانے میں ظاہر ہے سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، ٹی وی ہوتا نہیں تھا، خبریں زیادہ تر شاعری سے ملتی تھی لوگوں کو۔ اور پھر رومانی شاعری بھی، رومانٹک پوئٹری بھی کافی اس زمانے میں لکھی گئی۔ اب بعد کے جو خلفاء آئے ان میں ایک خلیفہ تھے المتوکل، انہوں نے المامون کا جو نظریہ تھا معتزلہ کو اپنانے کا، اس کو رد کر دیا اور روایتی نظام کو ترجیح دی اور معتزلہ کو ختم کر دیا۔ اس وقت امام احمد بن حنبل کو ہیرو مانا گیا، یہ بہت ہی بہادر مانے جاتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ انہوں نے کافی سزا وہ برداشت کی اور اپنا نظریہ نہیں بدلا انہوں نے۔ امام احمد بن حنبل کا المتوکل کے زمانے میں وفات ہوتی ہے، اور ان کے نماز جنازہ پر ہزاروں لوگ آئے، ان کے بہت زیادہ چاہنے والے اور ماننے والے تھے۔ اب فوت ہونے سے پہلے المامون نے کیا کیا، بہت سارا فارس کا جو علاقہ تھا، وہ اس کا ایک وزیر تھا، ایک جنرل تھا، اس کا نام تھا جنرل طاہر، اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بہت لائل تھا اس کے ساتھ، تو اس کو انعام کے طور پہ فارس کا بہت سارا علاقہ دے دیا۔ اور المامون کے بعد جو آنے والے خلفاء تھے، انہوں نے بھی اسی طرح اپنے جو خاص جو لوگ تھے، ان سے ان لائلٹی، ان کی وفاداری کی وجہ سے ان کو بہت سارے جگہوں کا ان کو ذمہ داری دی، وہاں پر جا کے حکومت کرنے کی، تھے وہ خلافت کے اندر ہی، لیکن ان کو وہاں کے لیڈر مقرر کیا گیا، اور ان لیڈروں نے کیا کیا، بہت زیادہ طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی اور اکٹھی کر لی۔ اب یہ جنرل طاہر جو وزیر تھا اس کا، اس سے طاہرز کا خاندان جو ہے وہ نکلا، اس کے بارے میں کوشش کروں گا بعد میں اور تفصیل آپ کو بتاؤں، لیکن یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ المامون اور اس کے بعد آنے والے خلفاء نے جو یہ اقدامات کیے، یہ صحیح نہیں کیے، کیونکہ آخر میں کیا ہوا، ایک وجہ جو بغداد کی خلافت جو تھی وہ ختم ہوئی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ طاقت اب سینٹر میں نہیں رہی تھی، طاقت بہت ساری بٹ گئی تھی مختلف جگہوں پہ، اور جو سینٹر کی جو طاقت تھی بیچ کی، دارالخلافت کی، بغداد کی، وہ ایک شیڈو اینڈ پپٹ کی طرح خلیفہ بن گیا تھا، یعنی کہ سائے یا کٹ پتلی کے مانند وہ بن گیا تھا، ابھی فوراً نہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا۔ اب میں ذکر کرتا ہوں المامون کی وفات کا۔ یہ بہت حیران کن کرنے والا ایک واقعہ ہے کہ اس کی وفات کیسے ہوئی۔ یہ جا رہا تھا ایک یونانی شہنشاہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور رستے میں ایک دریا پہ اس کی فوج رکی، اس دریا کا نام تھا کشیرہ، دریا کشیرہ۔ یہاں پر دریا میں اس کو ایک مچھلی نظر آئی، تو اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ یہ مچھلی پکڑ کر لاؤ، تو ایک اس کا کام کرنے والا تھا، وہ مچھلی پکڑ کے لایا، یہ دریا کے کنارے ہی تھے، تو جب مچھلی اس نے پکڑی تو وہ مچھلی اس کے ہاتھوں سے پھسلی اور پانی میں گری، جب پانی میں گری تو پانی کے جو چھینٹیں تھیں وہ المامون کے منہ پہ اور اس کے جسم پہ لگی،
अब वो मछली दोबारा पानी में जब गई तो वो काम करने उसने हुक्म दिया कि पकड़ो इस मछली को दोबारा। तो उसने काम करने वाले ने दोबारा उस मछली को पकड़ा। अब पकड़ा तो अल-मामून ने हुक्म दिया कि इसको जो है पका के लाओ। अब उसके पका के लाने से पहले ही इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो गई। अम, न और जब वो मछली पका के उसके पास लाए, तो ना तो सिर्फ़ उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, वो कुछ कर नहीं सकता था। वो मछली को ना हाथ लगा सकता था, ना उसको ज़ायक़ा था किसी चीज़ का। तो काफ़ी मुश्किल हालत में अल-मामून पड़ गया। वो तकलीफ़ की हालत में था। तो वो बेहोश होता था और फिर होश में आता था। तो एक दफ़ा जब वो होश में आया तो उसने पूछा कि इस दरिया का क्या नाम है? तो उन्होंने बताया इस दरिया का नाम है कुशैरा। तो उसने कहा कि इसका मतलब क्या है कुशैरा का? ये किसी और ज़ुबान का नाम होगा। तो उन्होंने बताया इसका मतलब है स्ट्रेच आउट योर फीट, यानी कि अपने पैरों को आगे फैलाओ। यानी कि जब इंसान मरता है तो वो अपने पैरों को आगे फैलाता है, यानी कि इस दरिया का मतलब था दरियाए मौत। तो उसने फिर पूछा कि ये किस मुल्क में है, इस मुल्क का क्या नाम है? तो उन्होंने बताया इस मुल्क का, इस जगह का नाम है रक्का। उसने फिर कहा जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा हॉरोस्कोप देखा गया था, हॉरोस्कोप ज़ाइचा देखा गया था और उसमें मेरे पैदा होते वक़्त मुझे बताया गया था कि मेरी मौत रक्का नाम की जगह पर होगी। तो ये फिर फौत हो गया, उस बीमारी से ये नहीं निकल सका और इसको एक टारसस एक जगह है, वहाँ पर दफ़नाया हुआ है। और इसके बाद 500 साला जो बगदाद की हुकूमत रही, अरूज पे रही बहुत अरसे तक, ये अब सही मायने में यहाँ से शुरू होती है। अब बगदाद के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया, 2-3 किस्तें की हैं इसके बारे में। अब इंशाअल्लाह हम अगली किस्त करेंगे कुर्तबा के बारे में और वहाँ जो दूसरी उमैया खिलाफत जो शुरू हुई, उसके बारे में बात करेंगे और वहाँ भी काफ़ी साइंस की तरक्की हुई और मैं उसका ज़िक्र भी करूँगा इंशाअल्लाह। उस वक़्त तक अस्सलाम वालेकुम, ख़याल रखें अपना।